फिल्म की शुरुआत में हम एना नाम की नर्स को देखते हैं जो बस में सवार होकर अपने घर की तरफ जा रही होती है। वहीं बस में फ्रेडी नाम का कॉमिक बुक राइटर भी होता है जो एना से बात करने की कोशिश करता है। जहां उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों आसपास के घर में ही रहते हैं। अब कुछ बातें करने के बाद फ्रेडी एना को अपने द्वारा बनाई हुई स्केचेस दिखाता है और साथ ही वो उसकी भी स्केच बनाता है जिसे देखकर एना खुश हो जाती है। पर तभी उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है जिसके बाद हम छोटी एना को देखते हैं जो स्टेज पर अपने शो की प्रैक्टिस कर रही होती है और वहीं उसकी आंट लू उसे स्क्रिप्ट पढ़कर सुना रही होती है। और अब हम फिर से बड़ी एना को अपने बेड से उठते हुए देखते हैं जो काफी घबराई हुई होती है और जैसे ही उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है तो वो तुरंत ही उठ जाती है क्योंकि वो हॉस्पिटल के लिए काफी लेट हो गई है, इसलिए वो तुरंत हॉस्पिटल आती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसे हॉस्पिटल में कोई भी दिखाई नहीं देता, इसलिए अब वो सारे कमरों को चेक करती है लेकिन वहाँ भी कोई नहीं होता। और जब वो कंट्रोल रूम में आती है तो उसे वहाँ रेडियो चालू मिलता है जहाँ कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं पर उनकी बातें वो समझ नहीं पाती, इसलिए वो अपने घर के लिए निकल जाती है। और अब वो देखती कि पूरा शहर भी एकदम खाली है और अब जब वो अपने घर वापस आती है तो वहाँ भी कोई नहीं होता, जिससे वो एकदम परेशान हो जाती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब रात होने पर जब एना सो रही होती है कि तभी उसे घर के बाहर गाने बजने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो चेक करने घर के बाहर आती है जहाँ आवाज उसके पड़ोस वाले घर से आ रही होती है। और जैसे ही वो उस घर के अंदर जाती है पीछे से फ्रेडी उसके सामने आ जाता है जिससे वो एकदम डर जाती है। वो उससे सवाल करती है कि क्या तुमने शहर में किसी और को भी देखा है, जिस पर वो कहता है कि मैंने अब तक तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं देखा, पता नहीं शहर के सभी लोग अचानक कहाँ गायब हो गए। जिस पर फिर एना कहती है कि हमें पुलिस स्टेशन जाकर पता करना चाहिए, इसलिए वो दोनों पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं लेकिन वहाँ पे भी कोई नहीं होता। फ्रेडी अब रेडियो से किसी को संपर्क करने की कोशिश करता है लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता, इसलिए वो एना को बार बार ट्राई करने को कहता है ताकि अंत में शायद संपर्क हो जाए। और तब तक फ्रेडी बाकी स्टेशन को एक्सप्लोर करने लगता है और फिर वहाँ उसे वॉकी टॉकी मिलता है लेकिन वो भी बंद होता है, इसलिए अब वो दोनों शहर के सुपरमार्केट जाने का तय करते हैं कि शायद उन्हें वहाँ कोई मिल जाए। पर थोड़ी दूर आते ही उन्हें रास्ते में बहुत ज्यादा काला धुआं दिखाई देता है जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं। फ्रेडी अब उस धुएं को छूने की भी कोशिश करता है पर छूते ही उसके हाथ में दर्द होने लगता है, इसलिए वो तुरंत दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं पर दुर्भाग्य से वहाँ भी धुआं आ जाता है जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ अब रास्ते में उन्हें एक रेस्टोरेंट खुला मिलता है जो देखकर एना हैरान हो जाती है क्योंकि ये रेस्टोरेंट उसके बचपन में यहाँ हुआ करता था। पर अब कोई और चारा ना होने पर वो दोनों उस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं जहाँ कुछ लोग मौजूद होते हैं पर वो सभी उन्हें देख नहीं पाते, इसलिए फ्रेडी रेस्टोरेंट के बाहर चेक करने आता है ताकि किसी की नजर उस पर पड़ जाए। और तभी रेस्टोरेंट के अंदर एना को बचपन वाली एना दिखाई देती है जो लू के साथ होती है। और जैसे वो लू को छूने की कोशिश करती है कि तभी अचानक सभी गायब हो जाते हैं और तब तक फ्रेडी भी अंदर आ जाता है जो देखकर वो दोनों एकदम दंग रह जाते हैं कि आखिर उनके साथ ये सब हो क्या रहा है। अब वहाँ से निकलने के बाद वो दोनों उस धुएं के आगे बढ़ने की गति को कैलकुलेट करते हैं और साथ ही वो पूरे शहर में घूमकर ये देख रहे होते हैं कि किस तरफ से धुआं नहीं आ रहा है। पर दुर्भाग्य से पूरा शहर चारों तरफ से धुओं में घिर गया था जो अगले 3 दिन में उनके घर तक पहुंच जाएगा, जो समझने के बाद वो दोनों और भी घबरा जाते हैं। अब इसके बाद एना फ्रेडी को हॉस्पिटल के कंट्रोल रूम में लेकर आती है जहाँ उन्हें फिर से रेडियो के जरिए आवाज सुनाई देती है जिसमें दूसरी तरफ से कुछ डॉक्टर्स कह रहे होते हैं कि हमने सब कुछ ट्राई कर लिया पर अगले 3 दिन के अंदर एना और फ्रेडी कोमा से बाहर नहीं आए तो शायद ये नहीं बच पाएंगे। जो सुनकर वो दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या है। पर इस बात की तय तक जाने के लिए वो दोनों हॉस्पिटल के सारे कमरे को चेक करते हैं जहाँ एक कमरे में उन्हें वेंटिलेटर चालू मिलता है जिसमें हार्ट रेट की रीडिंग बहुत ज्यादा बड़ी होती है, जो देखकर फ्रेडी एना को आराम से सांस लेने को कहता है और फिर उसके ऐसा करते ही हार्ट रेट नॉर्मल हो जाती है। जिसके बाद वो दूसरे कमरे में आती है जहाँ उन्हें स्क्रीन पर जितनी हार्ट रेट शो हो रही होती है उतनी सेम फ्रेडी की भी होती है, जो देखकर वो दोनों एक थियरी बनाते हैं कि डॉक्टर ने जो कहा वो सच है। शायद अभी वो दोनों कोमा में हैं जहाँ उनकी यादें एक दूसरे से जुड़ गई है और जहाँ
वो भटक रहे हैं वो उनकी इमेजिनेशन वाली दुनिया है। इसलिए अगर वो दोनों 3 दिन के अंदर कोमा से बाहर नहीं आए तो ठीक 3 दिन बाद वो मारे जाएंगे और वो धुआं ही उनकी मौत है जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। जो थियरी समझने के बाद वो दोनों और भी घबरा जाते हैं। फ्रेडी अब कहता है कि हमें उस धुएं के अंदर जाकर देखना चाहिए कि शायद उसके अंदर से ही असली दुनिया में जाने का कोई रास्ता हो। इसलिए अब वो दोनों धुएं के पास जाते हैं और हिम्मत करके उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जहां उन्हें तूफान का सामना करना पड़ता है। पर थोड़ी दूर आगे जाते ही उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है जिसके पीछे हजारों चाबियां होती है। जो देखकर फ्रेडी हैरान होते हुए कहता है कि मैंने ये सीन अपने कॉमिक बुक के लिए बनाया था, आखिर ये यहाँ कैसे आ गया। वो फिर एक चाबी से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है पर दरवाजा नहीं खुलता और फिर तभी एना को चैन से बंधा एक पत्थर दिखाई देता है। अब फ्रेडी जैसे ही उसे छूने की कोशिश करता है तो वो पत्थर हिलने लगता है और तभी उन्हें किसी क्रीचर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, जिससे डरकर वो दोनों धुएं से बाहर भाग आते हैं। पर जैसे ही फ्रेडी कार में बैठने वाला होता है कि तभी वो क्रीचर अपनी चैन से उसे पकड़ लेता है, लेकिन जैसे तैसे वो खुद को छुड़ाकर एना के साथ वहां से निकल जाता है। अब वहां से निकलकर वो दोनों एक दुकान पर आते हैं ताकि वो कुछ हथियार ले सके। पर जब वो दुकान के बाहर आते हैं तो फ्रेडी को उसका घर दिखाई देता है जिसके अंदर लाइट जल रही होती है। इसलिए वो उस घर के अंदर चले जाते हैं जहां फ्रेडी को छोटा फ्रेडी दिखाई देता है जो अपने एडॉप्टेड पिता के साथ होता है। उसके पिता उससे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बिजी होने का कहकर वहां से जाने को कह देता है, जिसे देखकर बड़ा फ्रेडी दुखी हो जाता है। पर अगले ही पल सारी चीजें फिर से वीरान हो जाती है और फिर वहां से वो दोनों एक नाव पर आ जाते हैं जहां एना फ्रेडी को बताती है कि मुझे बचपन में कहानियां लिखने का बहुत शौक था पर समय के साथ मेरा मन कहानियों से हट गया। जिस पर फ्रेडी कहता है कि कोमा से बाहर आने के बाद तुम फिर से कहानियां लिखना शुरू कर देना। जिसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं जहां उन्हें फ्रेडी की लिखी एक कॉमिक बुक दिखाई देती है जिसमें उस दरवाजे का फोटो बना होता है और साथ ही उस कॉमिक बुक की डेट 23 अगस्त 1992 लिखी होती है, जिस पर एना कहती कि इसी डेट को मेरी एंट लू की मृत्यु हुई थी। जो सुनकर फ्रेडी कहता है कि उस दिन जो भी हुआ था वो सारी चीजें मुझे बताओ। और जैसे ही एना उस समय को याद करती है तो वो दोनों उसी समय में पहुंच जाते हैं जहां मेला लगा होता है जिसमें छोटा फ्रेडी अपने दोस्तों के साथ आया होता है। साथ ही वहाँ छोटी एना भी लू के साथ होती है। पर तभी एना और फ्रेडी एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जो देखकर बड़ी एना और फ्रेडी हैरान हो जाते हैं कि इससे पहले वो दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं। पर अगले ही पल सारी चीजें फिर से वीरान हो जाती है। जिसके बाद अब फ्रेडी पूछता है कि आखिर तुम्हारी आंट की मृत्यु कैसे हुई, जिस पर एना कहती कि जब मैं घर में शो की प्रैक्टिस कर रही थी तब लू की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे लिए स्क्रिप्ट पढ़ा। पर तभी हवा से जलती हुई मोमबत्ती उनके कपड़े पर गिर गई, जिससे लू के शरीर में आग लग गई और इसी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये मेरी गलती थी, अगर मैंने उन्हें उस दिन आराम करने दिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। और तभी उन्हें क्रीचर की गुर्राने की फिर से आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो दोनों तुरंत वहाँ से भागकर एक चर्च के अंदर आ जाते हैं। पर वो क्रीचर वहाँ भी पहुँच जाता है, लेकिन उसका शरीर चेन से बंधा होने के कारण वो उनके पास नहीं पहुँच पाता। फ्रेडी अब छुपकर उसे एक होल के जरिए देखता है जहाँ उसे क्रीचर के सीने में उसी दरवाजे की चाबी दिखाई देती है, इसलिए वो चाबी को लेने के लिए उस क्रीचर को शूट भी करता है, लेकिन वो बचकर वहां से भाग जाता है। अब घर आकर एना को उसके बचपन में लिखी हुई कहानी वाली किताब मिलती है और वो उसे फ्रेडी को भी दिखाती है, जिसे पढ़कर वो एना से कहता है कि इसमें ठीक वैसे ही क्रीचर के बारे में लिखा है जिसे हमने अभी देखा। इसका मतलब ये क्रीचर तुम्हारी कहानियों में से है और वो दरवाजा मेरी कॉमिक से, इसलिए हमें जल्दी उस क्रीचर को मारना होगा जिससे चाबी लेकर हम उस दरवाजे को खोल सकते हैं। जिस प्लान को एना मान जाती है। अब उस क्रीचर को खत्म करने के लिए वो दोनों एक बॉम्ब बनाने लगते हैं, जिसके बनाने के बाद वो उस बॉम्ब को सड़क के बीच एक मैनिक्विन के साथ रख देते हैं और फिर वहां से वो दोनों एक बिल्डिंग के टेरेस पर आकर क्रीचर के वहां आने का इंतजार करते हैं। पर जैसे जैसे समय खत्म हो रहा था एना कमजोर पड़ते जा रही थी,
लेकिन फ्रेडी कैसे तो हिम्मत रखे होता है और तभी वहाँ वो क्रीचर भी आ जाता है। इसलिए फ्रेडी बॉम्ब को डेटोनेट करने के लिए उस पर कई बार निशाना लगाता है, लेकिन हर बार वो चूक जाता है। इसलिए अब एना कोशिश करती है जिससे एक बार में ही बॉम्ब डेटोनेट हो जाता है। फिर कुछ समय बाद वो दोनों नीचे आकर देखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ वो क्रीचर नहीं होता। उल्टा इस धमाके से उसका चैन टूट चुका होता है, जिससे वो दोनों अब एकदम डर जाते हैं और तुरंत भागकर चर्च के अंदर आ जाते हैं। पर अब एना की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, जिससे उसे अब उल्टियां होने लगती है। जिस पर फिर फ्रेडी एना की यह हालत देखकर वो अकेले उस क्रीचर को खत्म करके उससे चाबी लेने का तय करता है। इसलिए वो एना को चर्च में ही छोड़कर बाहर आ जाता है। एना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो नहीं सुनता। और जब वो बाहर आकर देखती है तो वो क्रीचर फ्रेडी को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है, जो देखकर वो एकदम दुखी हो जाती है। जिसके बाद वो कैसे तो हिम्मत करके अपने घर आती है, जहाँ वो उस समय को याद करती है जब लू जलकर मारी गई थी। और वहीं जब एना शो की प्रैक्टिस कर रही होती है कि तभी घर के बाहर फ्रेडी अपने दोस्तों के साथ आकर घर के अंदर एक पत्थर फेंकता है, जिससे वो मोमबत्ती गिर जाती है और इसी कारण से लू के शरीर में आग लग जाती है। जो जानकर एना एकदम दुखी हो जाती है कि लू की मौत फ्रेडी के कारण हुई थी। और तभी घायल अवस्था में वहाँ फ्रेडी आता है, जो एना से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता था कि लू मेरी वजह से मरी है, मैं तो बस तुमसे मिलना चाहता था। जो इतना कहकर वो वहीं बेहोश हो जाता है। एना अब उसे तुरंत संभालती है और तभी वहाँ वो क्रीचर आ जाता है। लेकिन एना बिना डरे और हिम्मत करके उस क्रीचर के पास जाकर कहती है कि मेरे भाग्य में अगर मरना लिखा है तो यही सही है, पर अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता। जो सुनकर क्रीचर हैरान हो जाता है। पर जैसे ही वो एना को मारने उसके तरफ बढ़ता है, वो एक लकड़ी के टुकड़े को उस क्रीचर के अंदर घुसा देती है, जिससे वो वहीं ढेर हो जाता है। जिसके बाद एना उससे चाबी ले लेती है, पर अब धुआं उसके घर तक आ गया होता है। लेकिन जैसे तैसे एना फ्रेडी को लेकर उस धुएं के अंदर से होते हुए उस दरवाजे तक पहुंच जाती है और उस चाबी को तुरंत दरवाजे के अंदर लगा देती है, पर अब भी दरवाजा नहीं खुलता। लेकिन तभी फ्रेडी का एक बूंद खून अपने आप हवा में उड़ते हुए उस चाबी पर लग जाता है, जो देखकर एना फ्रेडी का हाथ उस चाबी से टच करती है, जिससे भाग्य से दरवाजा खुल जाता है। जिसके बाद एना जैसे ही फ्रेडी को लेकर दरवाजे के बाहर आती है, उसकी आंख हॉस्पिटल के बेड पर खुलती है। वो अब तुरंत फ्रेडी को देखने उसके वार्ड में जाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। नर्स उसे बताती कि फ्रेडी को आज डिस्चार्ज मिल गया है, जो सुनकर वो फ्रेडी से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ नर्स एना को फ्रेडी के पास लेकर आती है। पर उसे बस एना के साथ हुई बस वाली मुलाकात याद होती है, जिस पर नर्स उसे बताती कि जब से फ्रेडी कोमा से बाहर आया है तब से उसकी कुछ यादें मिट गई है, वो बस तुम्हारे और उसके स्केचेस बनाते रहता है। जिन स्केचेस को देखकर एना खुश हो जाती है, क्योंकि उस स्केचेस में फ्रेडी ने इमेजिनेशन दुनिया में एना के साथ बिताए पलों को ड्रॉ किया होता है। जिसके बाद एना फ्रेडी के पास जाती है और उसे सारे स्केचेस दिखाकर चीजें याद दिलाने की कोशिश करती है, जिससे धीरे धीरे फ्रेडी को सब कुछ याद आने लगता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।